हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 22 फरवरी एंड 22 फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का यानी कि 22 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर शुरू करते हैं एनालाइज करना। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझसे इन तीन मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम के थ्रू आप मुझसे मयूरी भागवानी चैनल पे कनेक्ट कर सकते हो। ये चैनल आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और इसके साथ आप मुझे टेलीग्राम पे सर्च भी करोगे मयूरी भागवानी, तो आपको वहां पे भी ये चैनल मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझसे मेल आईडी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ये मेरी मेल आईडी है। आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, आप इस पे सेंड कर सकते हो। कुछ मेल्स हैं मेरे पास जिनका जो जवाब है मैंने नहीं दिया था, लेकिन आज मैं आप सभी के मेल्स का जवाब आपको मिल जाएगा। इसके साथ ट्विटर पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, देखो 103 डेज ही बचे हैं अभी यूपीएससी प्रीलिम्स में। इसीलिए कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छा बनाओ, प्रैक्टिस ज़्यादा करो। ओके, टुडे इज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। देयर इज ऑलवेज लाइट if only we are brave enough to see it, if only we are brave enough to be it। तो हमेशा आपको जब भी लॉस फील हो अपनी लाइफ में, इस जर्नी में, ये याद रखना कि हमेशा कहीं ना कहीं लाइट की किरण होती है। हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर होती है आप में, आपके आसपास, कहीं भी। अब बस बात यह है कि आपको खुद को पहचानना है, खुद की पॉजिटिविटीज देखनी है, खुद की स्ट्रेंथ देखनी है। ओके, सो डू नॉट गिव अप। ऑलराइट, आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। तो देखो, जीएस 1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। जीएस 2 में इंटरनेशनल रिलेशन में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। काफी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है और आज इसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अभी सुबह सुबह हुई है, इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गई वीडियो पोस्ट करने में, क्योंकि मुझे लगा कि ये डेवलपमेंट मुझे आपको बतानी चाहिए। ओके, फाकलैंड आइलैंड के बारे में देखेंगे। पॉलिटी में हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। जीएस 3 में साइंस इन टेक में साइंस डे के बारे में देखेंगे। इकोनॉमी में वन हाउंड राइनो के बारे में देखेंगे। एंड जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, आज के क्वेश्चन आपके ये हैं दो। एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2021 यूपीएससी प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चन है। एक चीज मैं आपको बताऊं, इस बार जो है ना एनवायरमेंट को अच्छा तैयार करना, क्योंकि जो 2021 में एनवायरमेंट पूछा गया था बहुत ही तगड़ा पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी लोगों को नहीं आ रहा था, इसीलिए कोशिश करो कि एटलीस्ट जितना है, जैसे शंकर आयस की बुक है, करंट अफेयर्स है, ये तो कंप्लीट कर ही लेना एनवायरमेंट में से, क्योंकि एनवायरमेंट में से क्वेश्चन अच्छे आते हैं। 14-15 क्वेश्चन आप देखोगे एनवायरमेंट में से। और एनवायरमेंट का जो क्वेश्चन आते हैं काफी थोड़े से टिपिकल आते हैं। अभी तो आज तो सिंपल मिलेंगे आपको क्वेश्चन, फिर भी कंपैरेटिवली ये सिंपल या मॉडरेट आप कह सकते हो। अभी जब आगे आएंगे ना क्वेश्चन और आपको मैं बताऊंगी 2021 के, तो आपको समझ में आएगा कि एनवायरमेंट के क्वेश्चन इस बार टफ थे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देने की कोशिश करना इन द कमेंट सेक्शन। जो कल मैंने क्वेश्चंस पूछे थे आपसे, उसका आंसर ऑलमोस्ट सभी ने सही दिया है, जितनों ने भी कमेंट सेक्शन में आंसर दिया था। इसके आंसर मैं आपको जो कल वाले क्वेश्चन है उनके आंसर लास्ट में बताऊंगी। ओके, आगे बात करते हैं। रशिया टू रिकॉग्नाइज यूक्रेन रेबल रीजन्स। तो देखो, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आई होप आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है, एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। ये है यूक्रेन और ये रेड वाला है रशिया। ठीक है, मैं 1 मिनट पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, सो दैट आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। ऑलराइट, तो देखो ये है यूक्रेन और ये है रशिया। अब देखो कॉन्फ्लिक्ट क्या है। रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर नजर गाड़े बैठा है। यूक्रेन के पास कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के टर्म्स में, बिजनेस रूट्स के टर्म्स में, पोर्ट्स के टर्म्स में ज्यादा रिसोर्सेज इसके पास है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्रीमिया, क्रीमिया पे एक पोर्ट हुआ करता था सेवेस्टापुल। ठीक है, सेवेस्टापुल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट था, क्योंकि यहाँ पे नीचे ब्लैक सी है। और ब्लैक सी के जो ब्लैक सी से सबसे ज्यादा एक्सेसिबल पोर्ट जो है वो ये सेवेस्टापुल है। ठीक है, अब क्रीमिया का ये जो सेवेस्टापोल वाला रीजन था, ये पूरा जो ये वाला रीजन दिख रहा है ना आपको, ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये क्रीमिया है। और इसको 2014 में अनेक्स कर लिया रशिया ने। तो ये था यूक्रेन का पार्ट, लेकिन इसको इसके ऊपर रशिया ने हमला किया और इसको अपने टेरिटरी में शामिल कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद रशिया को काफी ज्यादा बैकलैश देखना पड़ा था इंटरनेशनल कम्युनिटी के बाद, इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा। अब क्या हुआ कि यूक्रेन के इस पूरे रीजन में, यहाँ पे ऊपर बेलारूस है, यहाँ पे बेलारूस के भी यहाँ पे रीजन में, यहाँ पूरी जगहों पे इसने यहाँ पे ट्रूप्स अपने जमा कर लिए हैं रशिया ने। ठीक है, कुछ 1 लाख से भी ज्यादा ट्रूप्स इन्होंने अपने जमा कर लिए थे।
ये यूक्रेन को डर लग रहा था कि रशिया इनकी पूरी की पूरी टेरिटरी को एनेक्स करना चाहता है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो स्लैंटेड हैश डैश वाली लाइन आपको दिख रही है, इसको हम कहते हैं डॉनबास रीजन, ठीक है। डॉनबास इज अ प्रोविंस इन यूक्रेन, और ये जो डॉनबास रीजन है, यहाँ पे प्रो रशियन रेबल्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, दे आर नोन टू बी सेपरेटिस्ट। ये चाहते हैं यूक्रेन से अलग होना, या फिर रशिया में शामिल होना, या फिर दोनों से अलग होकर अपना एक इंडिपेंडेंट देश बनाना, ठीक है। तो ये प्रो रशियन पीपल है, यहाँ पे जो रहने वाले हैं प्रो रशियन पीपल है, क्योंकि एथनिसिटी वगैरह रशिया से मैच करती है इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रो रशियन लोगों ने इस रीजन को, पूरे डॉनबास रीजन के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था 2014 में ही, जब क्रीमिया के ऊपर रशिया ने अपना कब्जा जमाया था, ओके। अब ये डॉनबास में ही दो और रीजन है, ठीक है, छोटे रीजन, जिसको हम कह सकते हैं डोनेस्क और लुहास्क, ओके। अब इन दोनों रीजन को ऐसा कहता है, यहाँ पे वर्ल्ड ये कहता है, यूक्रेन ये कहता है कि रशिया जो है इनको पैसा देता है, इन रेबल्स को सप्लाई करता है, वेपन सप्लाई करता है, फ्यूल सप्लाई करता है, पैसा सप्लाई करता है, सो दैट ये जो है ज्यादा एक्टिव हो सके इस रीजन में और ज्यादा सेपरेटिस्ट टेंडेंसी शो कर सके, ठीक है। इसके अलावा रशिया ने अभी यहाँ पे, तो ये देखो बहुत पुरानी पिक्चर है, 4,000 पहले स्टार्टिंग में थे, लेकिन 4,000 नहीं, अब ये 1 लाख से ऊपर इतने ट्रूप्स यहाँ पे इन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं अपने। ये हुआ था, ठीक है, ये मेन कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन यहाँ पे यूक्रेन अब क्या करे, यूक्रेन को डर लग रहा है, तो यूक्रेन गया नेटो के पास, नेटो से उसने बोला आप हमको हमारी बॉडी में शामिल कर लो। तो रशिया डर के मारे नेटो के, हम अगर हम नेटो के मेंबर बन जाते हैं तो रशिया डर के मारे हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। यूएस ने बोला कि ठीक है, हम प्रोसेस चालू करते हैं। रशिया यूएस के पास गया, रशिया ने यूएस को बोला अगर आपने यूक्रेन को शामिल किया नेटो में तो हम इसके ऊपर हमला कर देंगे। यूएस ने बोला तो वैसे भी तुम कर रहे हो। तो रशिया ने बोला नहीं, हम हमला नहीं कर रहे, हम तो यहाँ पे पीस कीपिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण अभी जो मेन कॉन्फ्लिक्ट हो गया था ना, वो नेटो और रशिया, या फिर यूएस और रशिया के बीच में हो गया था। यूएस ने अभी कुछ टाइम पहले ये भी था कि वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है और ये सारी चीजें चल रही थी। रशिया ने उस टाइम अपने कुछ ट्रूप्स को वापस ले लिया, लेकिन यूएस को रशिया पे भरोसा नहीं था। बाइडेन ने ये भी कहा एंड में भी कि हमको अभी भी डर है कि रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है। अब क्या हुआ, अब कल रात में ही ये डिसाइड हुआ कि रशिया जो है ये यूक्रेन के जो ईस्टर्न साइड वाला रीजन है, इस वाले रीजन को रिकॉग्नाइज कर रहा है एज अ सेपरेट नेशन, ठीक है। तो यहाँ के जो सेपरेटिस्ट नेशन वाले लोग हैं, जैसे ये डोनबास वाला रीजन वाले जो लोग हैं, उनके कहने पे, उनकी डिमांड पे रशिया ने इस रीजन को रिकॉग्नाइज कर लिया एज एज सेपरेट फ्रॉम यूक्रेन, ठीक है। तो ये यूक्रेन का हिस्सा इस रीजन को नहीं मानता, ठीक है, कौन, रशिया। अब यहाँ तक की इंफॉर्मेशन आई थी द हिंदू में। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि रशिया ने अपने ट्रूप्स उतार दिए हैं इस ईस्टर्न यूक्रेन में, ठीक है। तो यूक्रेन में अब घुस चुका है रशिया, ऑलराइट। तो अपने ट्रूप्स उतार दिए हैं, मतलब अब ये बहुत ज्यादा डेंजरस चीज होने वाली है। तो देखो यहाँ पे रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने बोला कि हम इन इंडिपेंडेंट, इन ईस्टर्न यूक्रेन के जो सेपरेटिस्ट रिपब्लिक्स हैं, इनको इंडिपेंडेंट घोषित करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। ये उन्होंने कल रात को कहा था, अब कर चुके हैं ये इनको रिकॉग्नाइज, ठीक है। और ये कहा है कि हमने ये चीज फ्रेंच और जो जर्मन लीडर है हमारे यहाँ पे, जो इसको नेगोशिएट कर रहे थे, इस डील को नेगोशिएट कर रहे थे, उनको हमने ये इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि हम इन ईस्टर्न यूक्रेन वाले रीजन्स को रिकॉग्नाइज करने वाले हैं एज इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स, ठीक है। फ्रांस एंड जर्मनी, ये दोनों इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि ये इंटरमीडिएटर्स का काम कर रहे थे, मीडिएटर का काम कर रहे थे बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रो रशियन सेपरेटिस्ट लोग हैं और यूक्रेन की गवर्नमेंट है, उनके बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहे थे ये, ठीक है, जो फ्रांस और जर्मनी। अब यहाँ पे वेस्ट यानी कि यूएस, बाइडेन जो है, यूके जो है, उन सभी ने ये कहा था कि ये करेगा, रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर अटैक तो करेगा, और वही देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ईयू ने कहा है कि अगर यूक्रेन के ऊपर रशिया अटैक करता है तो हम इसके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे और ये सब करेंगे। अब तो किसी की कोई नहीं चलने वाली, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक कर दिया, यूक्रेन की टेरिटरी में रशिया की ट्रूप्स घुस चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा इशू है। अब देखो ये तो कल का था, ठीक है, मतलब कल का जो न्यूज थी वो सुबह तक के द हिंदू में आई। आज जो न्यूज एक्स्ट्रा आई है वो ये है, आज जो सुबह सुबह की न्यूज है ये कि पुतिन ऑर्डर्स ट्रूप्स इन ईस्टर्न यूक्रेन रीजन्स सेज फॉर पीस कीपिंग पर्पसेस। तो पुतिन जो है, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपने ट्रूप्स को यूक्रेन की टेरिटरी में घुसने के आदेश दे दिए हैं। ईस्टर्न यूक्रेन में इनके ट्रूप्स घुस चुके हैं, और इसके ऊपर यहाँ पे यूक्रेन जो है भागा भागा गया यूएनएससी के पास, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास, कि हमारे लिए आप कुछ करिए, ठीक है। तो अभी तक इसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है, अभी मीटिंग अभी भी चल रही है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ओके। अब
यहाँ पे यूएनएससी के पास गया, तब यूएस ने भी इनको बोला कि देखा हमको पता ही था तुम ऐसा करोगे, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन वगैरह लगाने की बात कर रहे थे। तो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी ने ये यहाँ पे रशिया के इस डिसीजन को काफी क्रिटिसाइज करा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जवाब में रशिया ने ये कहा कि हम देखो किसी के ऊपर अटैक करने नहीं गए हैं, हम यहाँ पे पीस कीपिंग पर्पसेस से गए हैं, ठीक है। हम यहाँ पे शांति स्टैब्लिश करना चाहते हैं। अरे भाई तुम्हारा क्या मतलब यूक्रेन में जो भी हो रहा है, तुम कहाँ से शांति स्टैब्लिश करने जाओगे, तुमको तो उल्टा पीछे जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये अंदर घुस गए और बोल रहे हम तो पीस कीपिंग पर्पस के लिए गए हैं। तो यूएस ने बोला है कि ये सब नॉनसेंस बात कर रहा है रशिया, और ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे रशिया का पूरा पूरा इंटेंशन है यूक्रेन को इन्वेड करने का, ठीक है। तो ये पूरा इशू है अभी के हिसाब से, इतना अभी तक न्यूज आ चुकी है। इसके अलावा दूसरी चीज ये कि देखो अभी सुबह सुबह की 10 बजे की ही न्यूज है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है। यहाँ पे ये बोला गया कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस को देखते हुए इंडिया ने अपनी एक स्पेशल फ्लाइट चलाई है यूक्रेन तक के लिए। इंडिया के लगभग 20,000 मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वहां पे फंसे हुए हैं अभी तक, ठीक है। तो अभी तक मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं, इनको वापस लाने के लिए एयर इंडिया ने एक फ्लाइट चलाई है, स्पेशल फ्लाइट, ठीक है। क्योंकि ये जो सिचुएशन है काफी एस्केलेट होती हुई दिख रही है और काफी ज्यादा बुरा टर्न ये ले सकती है। ऑलराइट, अब ये तो मैंने आपको बताया न्यूज के बारे में। अब देखो दो एग्रीमेंट्स हुए थे जिसको वायलेट करने की बात हो रही है अभी, कि यहाँ पे रशिया ने यहाँ पे मिन्स्क 2 को वायलेट किया है, ठीक है। तो ये है क्या? मिन्स्क एग्रीमेंट दोनों जो है, ये दोनों एग्रीमेंट्स यूक्रेन में जो शांति स्टैब्लिश करने के लिए दो एग्रीमेंट्स किए गए थे। मिन्स्क 1 जो है, यहाँ पे एक साइड पे इसमें एक पार्टी थी यूक्रेन की गवर्नमेंट, और दूसरी साइड पे थे रशियन बेस्ड सेपरेटिस्ट, जो डॉनबास रीजन के सेपरेटिस्ट है ना, जो चाहते हैं हमको अलग करो यूक्रेन से, हमको रशिया में शामिल होना, ये सब जो कह रहे हैं सेपरेटिस्ट, ये सेपरेटिस्ट और यूक्रेन के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। 12 पॉइंट सीज फायर एग्रीमेंट था, जो कि बेलारूस ने यहाँ पे मीडिएट किया था और 2014 में हुआ था। 2014 वही टाइम है जब क्रीमिया के ऊपर अनेक्सेशन हो गया था, जब डॉनबास रीजन के ऊपर इन सेपरेटिस्ट ने अनेक्स कर लिया था इस रीजन को, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम पे ये मिन्स्क 1 आया था, ठीक है। इसमें बात हुई थी कि प्रिजनर एक्सचेंज करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे, हैवी वेपन्स को विड्रॉ कर लेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे बात हुई थी। लेकिन ये एग्रीमेंट जितनी जल्दी बना उतनी जल्दी टूट भी गया था। मिन्स्क 2 जो है 2015 में साइन हुआ, इसके बाद इसमें बोला गया कि जो ओपन कॉन्फ्लिक्ट होने वाला था उसको अवॉइड कर दिया गया वाया मिन्स्क 2 पीस एग्रीमेंट। और इसमें मीडिएशन किया फ्रांस और जर्मनी ने, जो अभी तक यहाँ पे मीडिएशन का काम कर रहा है। यहाँ पे ये बात की गई थी कि हमारे बीच में जो लड़ाई हो रही है यूक्रेन के नेशनल ट्रूप्स के बीच में और सेपरेटिस्ट के बीच में, जो रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट हैं उनके बीच में जो लड़ाई हो रही है, इसको हम खत्म करेंगे, ठीक है। यूक्रेन की जितनी भी बॉर्डर्स है उसके ऊपर यूक्रेन के नेशनल ट्रूप्स को लगाया जाएगा। इसके साथ यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रशिया, यूक्रेन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ये तीनों ने इसके ऊपर साइन की। देखो यूक्रेन की साइड से यूक्रेन गवर्नमेंट ने करी, ठीक है। रशिया की साइड से रशिया और जो सेपरेटिस्ट लीडर्स थे यहाँ पे, रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट लीडर्स जो डॉनबास में अपना डेरा जमा के बैठे हैं, उन्होंने साइन करी। और एक और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी साइन करी, ठीक है। और लीडर्स ऑफ ट्रू प्रो रशियन सेपरेटिस्ट रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रो रशियन सेपरेटिस्ट रीजन के जो दो लीडर्स हैं उन्होंने भी साइन करी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखना कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये काम करती है, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी के लिए काम करती है, ठीक है, इस रीजन के, यूरोप वाले रीजन के, ठीक है। तो इन सभी ने इसको साइन किया था कि हम अब यहाँ पे कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन रशिया ने रिकॉग्नाइज करके इन सेपरेटिस्ट रीजन्स को रिकॉग्नाइज करके अलग से रिकॉग्निशन दे के ये मिन्स्क 2 एग्रीमेंट को वायलेट किया है, ये कहना है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, ओके। अब देखो इंडिया का क्या कंसर्न है यहाँ पे। इंडिया के सबसे बड़े कंसर्न यहाँ पे हैं कि अगर ये वॉर और एस्केलेट होता है तो वर्ल्ड वॉर जैसे सिनेरियो बन सकते हैं, और वर्ल्ड वॉर से किसी का भला नहीं होता, इसीलिए हमारा भला भी नहीं होगा। इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी और सोशल हर तरीके से यहाँ पे वर्ल्ड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि इंडिया के लिए भी एक बहुत घातक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर वर्ल्ड वॉर सिनेरियो बनता है तो इंडिया के लिए बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के दो अलाइज हैं, यूएस और रशिया, दोनों ही इंडिया के अलाइज हैं। यूएस हमको जियो पॉलिटिकली जियो इकोनॉमिकली हेल्प कर रहा है, रशिया हमको काफ़ी हेल्प कर रहा है हिस्टोरिकली डिफेंस सेक्टर में। इसीलिए हम दोनों के साथ ही दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। हम किसी की भी एक की साइड लेंगे तो दूसरे के साथ हमारी दुश्मनी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हम ये चीज़ को अवॉइड करना चाह रहे हैं, इसीलिए बार बार इंडिया अभी तक भी ये कह रहा था कि ये चीज़ को जो है ना डिप्लोमेटिकली डायलॉग के थ्रू सॉल्व करना चाहिए, मिलिट्री एक्शन से कुछ नहीं होगा। तो इंडिया हमेशा
ये चीज़ कह रहा था। अब यहाँ पे भी ये बात हो गई, मिलिट्री एक्शन होने लग गया, तो अब देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन ये बड़ा कंसर्न है। दूसरा, इंडिया का डायस्पोरा, जैसे कि अभी हमने देखा 20,000 इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे फंसे हुए हैं, जिसको इंडिया की फ्लाइट्स लेने गई हैं वापस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरा, S-400 की डिलीवरी और यूएस का वेवर। देखो, S-400 की यहाँ पे डिलीवरी हम ले रहे हैं रशिया से, ठीक है। अगर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो हमारा डिफेंस सेक्टर भी यहाँ पे नेगेटिवली उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर हम इनसे लेने जाते हैं रशिया से इस S-400 की डिलीवरी फिर भी लेते हैं तो यूएस हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देगा। तो वही चीज़ हो गई बैलेंस की, ठीक है। इसके अलावा पहले क्या था, चाइना के ऊपर फोकस था, यूएस का, यूके का, इन सभी का फोकस जो था पहले चाइना के ऊपर था कि चाइना को कैसे काउंटर करना है, इसीलिए इंडो पैसिफिक इतना इंपॉर्टेंट हो गया था और इसीलिए इंडिया इतना इम्पोर्टेंट हो गया था, ठीक है, पूरे जियो पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन अब जो है सभी का ध्यान बट रहा है यूक्रेन की तरफ, तो चाइना की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे में हो सकता है कि चाइना हमारे ऊपर यहाँ पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट चाइना के एक्शंस का हमारे ऊपर पड़ जाए। ओके, राइट, मतलब चाइना इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करेगा और सोचेगा कि इंडिया को मैं कैसे हार्म करूं, तो इसका नुकसान हमको हो सकता है, ठीक है। दूसरा, रशिया और चाइना को साथ में ला रहा है, ब्रिंग्स रशिया चाइना टुगेदर। ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है इसमें रशिया और चाइना साथ में आते हुए दिख रहे हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से बीजिंग ने भी रशिया का साथ देते हुए ये कहा है कि हम नेटो को एक्सपांड नहीं होने देंगे, नेटो को अपना एक्सपांशन रोक देना चाहिए। तो रशिया और चाइना साथ में आ रहे हैं। अब देखो, वैसे तो रशिया हमारी साइड था, लेकिन अगर हम इस सिचुएशन में यूएस की साइड जाते हैं या रशिया की साइड नहीं जाते हैं, या फिर हम बीच में रहते हैं, कोई भी प्रॉपर डिसीजन नहीं लेते हैं, ऐसे में रशिया अपना एक अलाय ढूंढेगा और रशिया को ये अलाय चाइना में दिखने लग गया है, ठीक है। तो चाइना और रशिया अगर आपस में क्लोज जाएंगे तो एक तो हमारा हमारा अलाय गया, दूसरा हमारे दुश्मन का एक फ्रेंड बढ़ गया, ठीक है। तो दो नुकसान है। इसके अलावा एनर्जी क्राइसिस भी है। देखो, रशिया जो है ये एक बहुत बड़ा सप्लायर है गैस एंड पेट्रोलियम का, गैस एंड ऑयल का। अगर रशिया में ये कॉन्फ्लिक्ट सब होता है तो ऐसे में जो गैस एंड ऑयल है इसकी सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा। और अगर इसके सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा तो जो प्राइजेस हैं गैस और ऑयल के पूरे वर्ल्ड में, ये भी इम्पैक्ट होगा, इसके ऊपर भी प्राइजेस बहुत बढ़ जाएंगे। ओके, इसके अलावा इंडियन शेयर मार्केट आप देखना, आज जाके गूगल पे सर्च करना सेंसेक्स टुडे, ठीक है। आप देखोगे किस तरह से सेंसेक्स एकदम गिर रहा है, ठीक है। तो ये सेंसेक्स गिरने का मतलब है कि हमारी इंडस्ट्रीज की रेटिंग गिर रही है, हमारा शेयर मार्केट गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंसेक्स टुडे पे जाके देखना, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ओके, तो ये थे इंडिया के ग्रेटेस्ट कंसर्न्स। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट इशू पे, फंडामेंटल ड्यूटीज मस्ट बी एनफोर्स्ड अ प्ली। तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई है, एक प्ली गई है, जो ये कहती है कि यहाँ पे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स को ऐसे लॉज बनाने चाहिए जिसके थ्रू ये फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स करा सकें, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है सिटीजन्स की, इसके साथ साथ पेट्रियोटिज्म जो है, यूनिटी जो है नेशन की, इसको इंश्योर करने के लिए कंप्रहेंसिव और वेल डिफाइंड लॉज बनाने चाहिए यूनियन और स्टेट दोनों को, ठीक है। तो ये चीज कही है किसने, इस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट को ये चीज कही गई है। नाउ यहाँ पे जो लॉयर है सुप्रीम कोर्ट में जो ये पिटीशन लेकर आए, उन्होंने कहा there is a need to enforce fundamental duties arises from new illegal trend of protest by protesters in the garb of freedom of speech and expression। तो इनका बेसिकली कहना ये है कि आजकल क्या हो रहा है, एक्टिविस्ट हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चक्कर में यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज को कुछ नहीं मानते, फंडामेंटल ड्यूटीज की कोई परवाह नहीं करते। इनका पेट्रियोटिज्म जो है, नेशनलिज्म जो है, नेशनल यूनिटी जो है, इन सभी चीज़ों को स्टेक पे रखते हैं, ठीक है। ये रोड्स को ब्लॉक करते हैं, रेल रूट्स को ब्लॉक करते हैं और अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए इलीगल तरीकों का यूज कर रहे हैं, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के अगेंस्ट है, ठीक है। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अगेंस्ट है, लेकिन हम कर क्या पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है नॉन जस्टिसिबल है। यहाँ पे अगर आप जाते हो किसी के अगेंस्ट कि देखो भैया, इस ए जो है, ए ने मान लो रोड ब्लॉक कर दिए, बी जो है इसके अगेंस्ट गया सुप्रीम कोर्ट में कि इसके कारण हमको बहुत नुकसान हुआ है, मतलब बी ये फंडामेंटल ड्यूटी इन्होंने अपनी काउंटर किया है, फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन किया है इन्होंने, बी ने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन किया है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि ठीक है, करने दो, उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। मतलब इसको आप यहाँ पे नॉन जस्टिसिएबल है, यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि भैया इसने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं करी है, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है, 11 है। ये सारे इनके फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो इनको। आगे बात करते हैं, आप चाहो तो इनको देख लेना, बाकी मैं आगे बात करती हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज की। अब हम बात कर लेते हैं। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज की जब हम बात करते हैं तो ये समझना कि हमारे देश में सबसे पहले, हमारा देश जो है ये, इसने कॉन्स्टिट्यूशन किस हिसाब का उठाया, सोशलिस्ट।
सोशलिस्ट हिसाब का उठाया। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि प्रियम्बल में नाम है सोशलिस्ट। वेलफेयर हमारा मेन उद्देश्य था, फोकस था हमारा, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन मेन उद्देश्य था, इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशलिस्ट होता है। नाउ यहाँ पे हमने वेलफेयर स्कीम्स लाई, डीपीएसपी वगैरह लाए, ठीक है। इसी के काउंटर में हम ले आए फंडामेंटल राइट्स। अब आप देखोगे जो फंडामेंटल राइट्स हैं यूजुअली कैपिटलिस्ट कंट्रीज में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे यूएस वगैरह है ना, यहाँ पे कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। अब इन दोनों में ये डिबेट चली रही थी कि हम यहाँ पे डीपीएसपी भी लेकर आए हैं, फंडामेंटल राइट्स भी लेकर आए हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था कि एक चीज तो सोशलिस्ट कंट्री को दिखाती है, एक चीज कैपिटलिस्ट कंट्री को दिखाती है। ऐसे में बीच में आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल में फंडामेंटल ड्यूटीज कहीं पे भी मेंशन नहीं थी, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ये लाई गई थी वाया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में आया, तब ये फंडामेंटल ड्यूटीज लाई गई थी। ये किसके रिकमेंडेशन पे आई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल की गई थी, ठीक है। अब ये जब शामिल की गई तो ये पार्ट 4A में शामिल की गई, ठीक है। पार्ट 4A जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें शामिल की गई, आर्टिकल नंबर 51A, ओके। अब जब आई थी नई नई ड्यूटीज, तब 10 ड्यूटीज थी इसमें, ठीक है। 10 ड्यूटीज को ऐड किया गया था। कुछ ड्यूटीज थी जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड कर दी, हमने नहीं ली। जैसे कि एक थी कि टैक्स नहीं भरोगे तो उसके लिए पेनल्टी होगी, अगर ड्यूटीज फॉलो नहीं करोगे तो उसके लिए पेनल्टी होगी, जो भी लॉज बनाए जाएंगे पेनल्टी देने के लिए उसको आप जुडिशरी उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, ये सब कुछ कुछ और भी प्रोविजंस थे, लेकिन इन तीन को नहीं लिया गया था, बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया था, ठीक है। इसके अलावा एक 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी शामिल की गई थी वाया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2002। ये जो थी ये राइट टू एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटी थी कि यहाँ पे बच्चे जो हैं उनका यहाँ पे उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, ये फंडामेंटल ड्यूटी थी। तो आज की डेट में 11 ड्यूटीज हैं, आर्टिकल 51A के अंतर्गत है। ये याद रखना कि इसको हमने बोरो किया है फ्रॉम यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन था उससे हमने यहाँ पे इसको बोरो किया है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि वैसे आप देखोगे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज आपको देखने को मिलेंगी नहीं, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा कहते हैं कि पॉपुलर सॉवरेनिटी पे बेस्ड होती हैं ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ठीक है। पॉपुलर सॉवरेनिटी यानी कि जो पब्लिक है वही राजा है, ठीक है। पब्लिक की ही सॉवरेनिटी रहेगी, पब्लिक की ही संप्रभुता रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक के पास सारे राइट्स हैं। तो इसीलिए मेजोरिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक नेशन में आप देखोगे कि कहीं पे भी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटी क्या है, इसकी बात नहीं की गई है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। इसमें जापान और इंडिया ये दो ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जिसमें ये बात की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज की, वरना मेजोरिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इसकी बात नहीं की गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी दोनों ही नॉन जस्टिसेबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ओके। और इसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये सिर्फ सिटीजन्स पे लगती हैं, फॉरेनर्स पे ये नहीं लगती हैं, ठीक है। फॉरेनर्स पे नहीं लगती है। अब एक डिबेट ये भी चल रही थी कि भैया जब नॉन इन्फोर्सेबल है, नॉन जस्टिसेबल है, तो फिर इनको रखने का मतलब क्या। तो देखो एक चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है कि ये रिमाइंडर की तरह एक्ट करती है। सिटीजन्स के लिए ये एक रिमाइंडर है कि आपके पास अगर फंडामेंटल राइट्स हैं तो आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, एंड बोथ ऑफ देम आर को रिलेटेड, ठीक है। आप जाके लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर पढ़ोगे ना फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी वाला, पहले पहले पैराग्राफ में ही आपको ये लाइन मिलेगी दैट फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर को रिलेटेड। इसी के ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। यूपीएससी में सेम क्वेश्चन भी आया था कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज आर को रिलेटेड और नॉट, इस तरह का एक क्वेश्चन था प्रीलिम्स में, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे सिटीजन्स को एक राइट डायरेक्शन देने के लिए जरूरी है फंडामेंटल ये ड्यूटीज जो है। इसके अलावा एक सेंस ऑफ इंस्पिरेशन होना चाहिए, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन कमिटमेंट होना चाहिए सिटीजन्स के पास, इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज इनको दी गई है, ठीक है। उसके अलावा ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन हो जाती है सिटीजन के ऊपर, ठीक है। कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, लेकिन एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि सिटीजन्स की भी कुछ ड्यूटीज बनती हैं रिगार्डिंग देयर स्टेट, रिगार्डिंग देयर नेशन, ओके। तो ये है फंडामेंटल ड्यूटीज का इशू। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट इशू पे, राइनो पोचर जंप्स इनटू रिवर एस्केप फ्रॉम पुलिस कस्टडी। तो देखो ये न्यूज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज क्या है ये छोटा सा बता देती हूँ। यहाँ पे एक राइनो पोचर मिला था जो कि एक सीरियल राइनो पोचर था, ठीक है। राइनो को पोच करता था, ये पिक्चर देख सकते हो आप। इनका जो ये वन हॉर्न राइनो है इसका ये सिंग उखाड़ के ले गया ये पोचर, ठीक है। और उखाड़ के ले गया, पुलिस जब इसके पीछे लगी तो कूद गया ब्रह्मपुत्र रिवर में, ठीक है। तो ये मिला नहीं। तो ये एक सीरियल राइनो पोचर है। तो अब राइनोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी पोचिंग बहुत की जाती है। इनके जो सिंग है ना वन हॉर्न राइनो जो है, इनके हॉर्न के लिए पोचिंग बहुत की जाती है, ठीक है। तो देखो क्या है, वन हॉर्न राइनो की पिक्चर आप देख पा रहे हो, ये वाला जो है ये देखो, ये इसका सिंग दिख रहा है आपको वन हॉर्न राइनो, तो ये वन हॉर्न दिख रहा है ना, ये मेजरली इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। तो इसको हम ग्रेट वन हॉर्न राइनो भी बोलते हैं और इंडियन राइनोसोरस भी कहते कहते हैं, ये इंडिया में मिलते हैं।
इंडियन राइनो के नाम से जाने जाते हैं, लार्जेस्ट है राइनो स्पीशीज के। तो देखो कुछ कुल 5 या 6 राइनो स्पीशीज मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें सबसे बड़े जो हैं ये वन हॉर्न राइनोज हैं, ठीक है। इनका सिंगल ब्लैक हॉर्न होता है, ग्रे ब्राउन हाइड होते हैं स्किन फोल्ड्स के अंतर्गत, और ये जो है प्राइमरली ग्रेस करता है। डाइट जो है इसकी ऑलमोस्ट ग्रासेज रहती है, लीव्स रहती है, तो पूरा तरह से यहाँ पे ये क्या है, हर्बीवोरस एनिमल है, ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, ठीक है, आईयूसीएन में वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। उसके अलावा ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है, ओके। तो देखो एक चीज याद रखना कि आपको बहुत सारी जगह पे देखने को मिलेगा कि इसकी आईयूसीएन रेड लिस्ट वाली जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड आपको देखने को मिलेगी, लेकिन 2021 में इसकी जो स्टेटस है उसको चेंज कर लिया गया है और अब ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये याद रखना क्योंकि ये यूपीएससी में कई बार पूछा जाता है, ऑलराइट। आगे बात करते हैं हम इंडिया राइनो विजन 2020 की, ठीक है। तो ये इंडिया राइनो विजन जो है ये बेसिकली कंजर्वेशन एफर्ट है इंडिया की साइड से। 2005 में ये लॉन्च हुआ था और 2020 तक में इसको खत्म होना था। ये जो था ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ असम का, उसने स्टार्ट किया। वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ इंडिया जो है इसने स्टार्ट किया। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन थी। गोल था कि आसाम में राइनो की पॉपुलेशन हमको 3,000 तक ले जानी है बाय 2020, ठीक है। इसके अलावा राइनोज जो है कहाँ मिलते हैं, आसाम में 4 प्रोटेक्टेड एरियाज में मिलते हैं। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा मानस नेशनल पार्क, ऑलराइट। इसके अलावा जो दूसरे कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं इसमें 5 राइनो रेंज कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया गया है। तो 5 राइनो रेंज कंट्रीज कौन सी हैं, एक है इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। ये 5 कंट्रीज जो हैं ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इन्होंने साइन किया था ऑन एशियन राइनोज इन 2019। तो इस स्पीशी को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए 5 कंट्रीज ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया था। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ये भी कहा है कि हम इनकी डीएनए प्रोफाइलिंग करेंगे सो दैट हम समझ सकें कि कैसा क्या पैटर्न चल रहा है हमारे देश में इंडियन राइनोज का, ओके। तो ये राइनोज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे लोग यहाँ पे न्यूज है, सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट इन साइंस हेल्प्ड इंडियन फाइट पैंडेमिक। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बेसिकली कर क्या रही है, गवर्नमेंट एक वीक लंबा फेस्टिवल डेवलप करने वाली, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाली रिगार्डिंग साइंस। तो आपको पता है हमारा नेशनल साइंस डे आता है, कब आता है, 28 फरवरी को आता है नेशनल साइंस डे। ये क्यों आता है, ठीक है, ये इसलिए आता है क्योंकि सीवी रमन, इनका बर्थडे नहीं है, ठीक है, सीवी रमन का बर्थडे नहीं आता है 28 फरवरी को। सीवी रमन ने यहाँ पे रमन इफेक्ट की खोज की थी इस दिन पे, ठीक है। तो ये याद रखना, इनकी जो डिस्कवरी है रमन इफेक्ट की, उसको यहाँ पे 28 फरवरी को यहाँ पे इन्होंने खोज की थी, और इसीलिए यहाँ पे इसका 28 फरवरी को यहाँ पे नेशनल साइंस डे बनाया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो नेशनल साइंस डे है इसको यहाँ पे विज्ञान सर्वत्र पूज्य फेस्टिवल के फॉर्म में मनाने वाले हैं हम, विज्ञान सर्वत्र पूज्य। इस फेस्टिवल के फॉर्म में हम इसको February 28 को मनाने वाले हैं। ये सीवी रमन की जो डिस्कवरी थी रमन इफेक्ट को, उसको सेलिब्रेट करने के लिए है, क्योंकि 75 ईयर्स हुए हैं हमारे इंडिपेंडेंस को भी, तो इसलिए 75 लोकेशन पर मनाया जाएगा, 75 फिल्म वगैरह यहाँ पे सेलिब्रेट की जाएंगी, ये सब चीजें होंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो यहाँ पे एक चीज और, कि जो वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन होगा इसमें जो कुछ हमारे अचीवमेंट है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। कोविड के टाइम पे हमने जो पेंडेमिक से लड़ने के लिए जो भी अचीवमेंट्स हासिल किए, जैसे वैक्सीन बनाई, टेस्ट बनाए, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया, ये सब चीज़ों को यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, इसकी भी महत्व को समझाया जाएगा। और इसके साथ एक चीज़ और जो गवर्नमेंट ने कही है वो ये कि हमने सही समय पे, जब इंडिपेंडेंस मिली तो सही समय पर सही जगह इन्वेस्ट करके हमने ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको एक सक्सेस के फॉर्म में अचीव किया है इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक, ओके। तो ये तो न्यूज थी। अब देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सीवी रमन, ठीक है। सीवी रमन को यहाँ पे रमन इफेक्ट इन्होंने स्टैब्लिश किया था। तो इन्होंने एक फिनोमिनल यहाँ पे चीज डिस्कवर की जिसका नाम है रमन स्कैटरिंग या रमन इफेक्ट। 1928 में इन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। हिज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ लाइट स्कैटरिंग अर्न हिम अ नोबेल प्राइज। तो इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में इन 1930, ठीक है। उस टाइम पे हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, इनफैक्ट आज के टाइम पे भी हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नोबेल हमारे यहाँ से बहुत कम लोगों को मिला है, जिसमें सीवी रमन जी जो है इनको मिला 1930 में फिजिक्स की फील्ड में इन टर्म्स ऑफ लाइट स्कैटरिंग, ओके। तो यहाँ पे इनको एक तो नोबेल प्राइज मिला, उसके अलावा इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा गया है, भारत रत्न से 1954 में, ओके। इंडिया जो है नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करता है 28 फरवरी को हर साल, टू कमामरेट द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट इन 1928। तो 1928 में जो इन्होंने डिस्कवरी की थी रमन इफेक्ट की, उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे हम 28 फरवरी को ये मनाते हैं नेशनल साइंस डे, ओके।
आगे बात करते हैं। देखो जो रमन इफेक्ट है, इनका पूरा नाम है सीवी रमन का, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इंडिया के फिजिसिस्ट थे। 1930 में इनको ये अवार्ड मिला। इसके अलावा ये पहले इंडियन और पहले नॉन वाइट पर्सन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था इन साइंसेस, ठीक है। इससे पहले जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने लिटरेचर में जीत चुके थे वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइंस में नॉन वाइट पर्सन जो है, फर्स्ट इंडियन पर्सन जो है, उनको ये साइंस की फील्ड में मिलने वाला पहला अवार्ड था, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो वर्क थे, रमन स्कैटरिंग, रमन इफेक्ट के नाम से जाने जाते हैं। एक इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि ही वाज सो कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग हिज बुक्ड ऑफ विनिंग ऑफ दिस अवार्ड दैट ही बुक्ड हिज टिकट्स इन स्वीडन 4 months बिफोर द अनाउंसमेंट। तो जब अनाउंसमेंट नहीं हुई थी उससे 4 महीने पहले ही इन्होंने अपनी टिकट कटा ली थी स्वीडन की, कि अब तो जाके मुझे अवार्ड ही रिसीव करना है। इनका एक कोट है जिसको आप यूज कर सकते हो किसमें, ऐसे में, एथिक्स में। इफ द वुमेन ऑफ इंडिया टेक टू साइंस दे विल अचीव व्हाट इवन मेन हैव फेल्ड टू डू। तो अगर विमेन आती हैं साइंस वाली फील्ड में तो वो अचीव कर सकती हैं जो मेन भी नहीं अचीव कर पाए अभी तक, ठीक है। आगे बात करते हैं रमन इफेक्ट क्या है। तो देखो रमन जो है, रमन इफेक्ट क्या है, एक इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाय मॉलिक्यूल्स। बेसिकली क्या होता है, आसान भाषा में समझाती हूँ। 1 मिनट में कलर चेंज कर लूँ इस पेन का, उसके बाद में समझाती हूँ आपको। देखो ये है हमारी इंसिडेंट लाइट, ठीक है। इंसिडेंट लाइट है, और ये है हमारा यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जब इससे टकराएगा, ठीक है, जब ये टकराया, ये थी इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ पे कुछ लाइट तो इसी इसी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। कुछ लाइट हो जाएगी डिस्पर्स, इस तरह से स्कैटर हो जाएगी। ये जो स्कैटर्ड, अब देखो इसकी जो वेवलेंथ थी, ये मान लो ये थी लेमडा, ठीक है। अब ये जो स्कैटर्ड लाइट है, ये जो डिस्पर्स लाइट है, इसमें से कुछ मैक्सिमम की जो वेवलेंथ है वो लेमडा ही रहेगी, लेकिन कुछ जो है उनकी वेवलेंथ बदल जाएगी। ये जो वेवलेंथ बदल के जो डिस्पर्जन होता है, जो स्कैटरिंग होती है लाइट की, उसको कहते हैं हम रमन इफेक्ट या रमन स्कैटरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये रमन स्कैटरिंग, रमन इफेक्ट का मतलब ये था, ओके। अब देखो हम आते हैं इसके ऊपर। रमन इज द इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन, ठीक है। इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन जब होती है, जब जो मॉलिक्यूल आते हैं ना टकराने, वो वाइब्रेशनल या रोटेशनल एनर्जी लेवल्स का होता है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में देखोगे, जब इट इज अ चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट अकर्स इन द व्हेन अ लाइट बीम इज डिफ्लेक्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स। तो जब कोई लाइट बीम डिफ्लेक्ट होता है मॉलिक्यूल से, उसको हम कहते हैं, और उसमें वेवलेंथ में भी चेंज होता है, उसको हम कहते हैं रमन इफेक्ट, ठीक है। तो जब कोई बीम ऑफ लाइट जो है वो डस्ट फ्री मीडियम से निकल रही है, ठीक है, तो उसमें से कुछ फ्रैक्शन जो है वो दूसरे दूसरे डायरेक्शन में भी डिस्पोज हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है। अभी जो स्कैटर्ड लाइट है, ये मेनली तो अनचेंज्ड वेवलेंथ की रहती है, लेकिन कुछ पार्ट होता है जिसकी वेवलेंथ बदल जाती है, उसको हम कहते हैं यहाँ पे रमन इफेक्ट और रमन स्कैटरिंग, ठीक है। और इसी को यूज किया गया था रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए, ठीक है। तो आज भी कई सारे केमिस्ट, कई सारे फिजिसिस्ट जो है, अलग अलग मटेरियल्स की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इस मेथड का, इस फिनोमेना का यूज करते हैं, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। फाकलैंड आइलैंड के बारे में एक न्यूज थी। वो ये न्यूज थी कि चाइना जो है, चाइना ने यहाँ पे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का जो क्लेम है फाकलैंड आइलैंड के ऊपर, इसको सपोर्ट किया है। अब ये जो फाकलैंड आइलैंड है, एक टेरिटरी है साउथ अमेरिका के रीजन में आपको देखने को मिलेगी। इसके ऊपर दो लोग क्लेम करते हैं, दो कंट्रीज क्लेम करती है। एक है यूके यानी कि ब्रिटेन, एक है अर्जेंटीना, ठीक है। ये दो कंट्रीज इसके ऊपर क्लेम करती है। अभी चाइना ने अर्जेंटीना के क्लेम को सपोर्ट किया है, और चाइना ने यूके के क्लेम को यहाँ पे बोला है कि ये कोई क्लेम नहीं है, ठीक है। तो यूके के अगेंस्ट तो जाएगा ही सही, क्योंकि यूके यूएस का साथी है। यूके यूएस इंडिया ये सब साथी हैं, और ये चाइना के अगेंस्ट है, इसीलिए चाइना इसके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। अब देखो फाकलैंड आइलैंड है क्या। फाकलैंड आइलैंड बेसिकली यूके की, अभी प्रेजेंटली यूके की ओवरसीज टेरिटरी है साउथ वेस्ट अटलांटिक ओशन में, ठीक है। ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है साउथ अमेरिका का। तो बहुत सबसे नीचे का जो पॉइंट है ना, अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर वाला, वो है फाकलैंड आइलैंड, ठीक है। इसको मालविनास आइलैंड भी कहते हैं, मालविनास आइलैंड। इसकी लोकेशन पहले मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ये देखो, ये जो नीचे सबसे नीचे वाला जो पॉइंट दिख रहा है, ये है फाकलैंड आइलैंड। ये छोटा सा जो आइलैंड है, ये है फाकलैंड आइलैंड। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के भी नीचे है, और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे से, यहाँ से अंटार्कटिका शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सदर्न मोस्ट आइलैंड है ये, और साउथ अमेरिका के नीचे पड़ता है। अब ये वाली जो कंट्री है, ये है अर्जेंटीना, ठीक है। तो अर्जेंटीना बोल रहा है ये मेरी टेरिटरी है, लेकिन यूके बोल रहा है नहीं, ये मेरी टेरिटरी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लोकेशन देख ली। अब हम आगे बात करते हैं। देखो हुआ क्या, पीछे जाते हैं, बहुत पीछे जाते हैं। 1765 में ब्रिटिश जो है, उन्होंने अपना यहाँ पे पहली सेटलमेंट बनाई वेस्ट फाकलैंड में, ठीक है। वेस्ट फाकलैंड में इन्होंने अपनी पहली सेटलमेंट बनाई। 1770 में उनको बाहर निकाल दिया गया, ब्रिटेन को, ब्रिटिश को बाहर निकाल दिया, किसने, स्पेन ने, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेन की अब टेरिटरी हो गई थी 1770 में। ब्रिटिश ने फिर से वेस्ट फाकलैंड को रिस्टोर कर लिया 1771 में, 1 साल बाद ही। और ब्रिटिश ने यहाँ से क्योंकि यहाँ पे वॉर का थ्रेट था, इसीलिए ब्रिटेन ने फिर
यहाँ पे विड्रॉ कर दिया 1774 में। तो ब्रिटेन आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है। स्पेन ने यहाँ पे ईस्ट फाकलैंड के ऊपर अपनी टेरिटरी मेंटेन करके रखी, ठीक है, जिसको ये कहते हैं सोलिडाड आइलैंड, ठीक है। 1820 में क्या हुआ, अर्जेंटीना की गवर्नमेंट को यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिल गई स्पेन से। तो इन्होंने बोला कि अब जो भी फाकलैंड की टेरिटरी है वो पूरी की पूरी मेरी है, ठीक है। अब यहाँ पे यूके जो था वो आ गया सामने कि नहीं भैया, आधा तो जो वेस्ट फाकलैंड है वो तो हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पे यूएन में काफी डिस्कशन हुए, कई सारे वॉर्स भी हुए, जिसके बाद भी आज भी सॉवरेनिटी का जो कंटेंशन है वो बना हुआ है, ठीक है। अब थोड़ी सी आगे की बात करते हैं। देखो ये तो हमने पहले का देखा 18th सेंचुरी के आसपास का। अभी क्या हुआ, अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में ये पूरा इशू चल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे क्लेम्स जो हैं 1820 से शुरू हुए, जब अर्जेंटीना को यहाँ पे मिली आज़ादी, ठीक है। 1965 से 1982 के बीच में यूएन के नेगोशिएशन चले। अल्टीमेटली 1982 में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, जहाँ पे अर्जेंटीना जो है फोर्सफुली इन्वेड कर देती है और ऑक्यूपाई कर लेती है फाकलैंड आइलैंड को, ठीक है। अभी फाकलैंड आइलैंड के ऊपर वॉर चलती 74 डेज के लिए, और यहाँ पे अर्जेंटीना हार जाता है, और यूके जो है, इंग्लैंड जो है वो जीत जाता है, और ये टेरिटरी आज की डेट में इंग्लैंड की मानी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये टेरिटरी तो जो है, ये टेरिटरी तो यूके की हो गई, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीजें जो अर्जेंटीना को मिल गई वो ये है कि पेट्रोटिज्म बढ़ गया इनका, मिलिट्री गवर्नमेंट जो थी उनका फॉल हो गया यहाँ पे, मार्गरेट थैचर आई यहाँ पे, और यहाँ पे कल्चरल पर्सपेक्टिव्स भी बदलने लगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे है यूके, ओके, और यहाँ पे ये है अर्जेंटीना। ये दोनों के दोनों यहाँ पे ये जो फाकलैंड आइलैंड है इसके ऊपर क्लेम कर रहे हैं, ऑलराइट। तो ये था छोटा सा मालविनास कहते हैं इसको, ये याद रखना, छोटा सा इशू था। आई होप आपको समझ में आया हो। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की। तो देखो कल का क्वेश्चन था पॉलिटी के बारे में। यहाँ पे आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। ये स्टेटमेंट सही है, हमारे देश में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है आज के टाइम पे, ठीक है, और सिंगल डोमिसाइल है। पहले जब जम्मू कश्मीर का यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं आया था, 370 आर्टिकल जब स्क्रैप नहीं हुआ था, तो डुअल सिटीजनशिप उस केस में हो सकती थी, वो एक एक्सेप्शन था, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे कंप्लीटली पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब कुछ के लिए एक ही सिटीजनशिप होगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा है अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं है। बर्थ से हो, नेचुरलाइजेशन के थ्रू हो, सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, अगर है सिटीजन ऑफ इंडिया है तो वो प्रेसिडेंट बन सकता है। हेड ऑफ स्टेट का मतलब है प्रेसिडेंट, ठीक है। हेड ऑफ गवर्नमेंट लिखा होता तो क्या होता, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो हेड ऑफ स्टेट है मतलब प्रेसिडेंट बन सकता है, नहीं बन सकता है, बन सकता है, कोई भी बन सकता है, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है तो। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये यूएस के लिए सही हो जाएगा। यूएस में प्रेसिडेंट वही बन सकता है जो बाय बर्थ वहां का सिटीजन हो, ओके। उसके अलावा थर्ड है अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट। ये गलत है, उससे डिप्राइव किया जा सकता है अगर वो कुछ ऐसी चीजें करता है जो लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ओनली वन वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल ऑफ अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 21 है। के एस पुट्टास्वामी केस में ये चीज क्लियर कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो राइट टू प्राइवेसी है दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 विच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है। तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन हियर। मैक्सिमम ऑफ द पीपल हैव आंसर्ड इट करेक्टली, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिन्होंने नहीं आंसर किया वो लोग आज से आंसर करना शुरू करो, ओके। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।